गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल फिलर फॉर्म पे। और आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर से जुड़े हुए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज यहाँ पर बनते थे वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो दोस्त हमारे साथ अब तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ यहाँ पर जुड़ जाइए, क्योंकि नए दोस्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ चैनल के साथ जुड़ जाइए दोस्तों। बहुत यहाँ पर आपको प्रोफिट होने वाला है, बिल्कुल फ्री आपकी क्लासेज है। ऐसा बैच ऐसी क्लासेज आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी कहीं पे भी, आप देख लीजिए। सब में आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ डिस्काउंट देना पड़ता है, तो पर बिल्कुल यहाँ पर ये क्लास आपके लिए फ्री रहने वाली है। और हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के बारे में, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के यहाँ पर बनते थे तो वो देखने वाले हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप हमने कई बार आपको बताया यहाँ पर कि हमने आपके लिए यहाँ पर बना रखा है ये ग्रुप, जिसमें आपको जो भी अपडेट्स रहेंगे, नोटिफिकेशन रहेंगे, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जो भी यहाँ पर केवीएस, टीजीटी, पीजीटी के बारे में यहाँ पर जो भी जानकारियाँ होगी वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। कोई क्यूरी अगर आपको होती है तो वो भी आप हमारे साथ यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। तो इन सब ग्रुप के साथ आप जुड़ जाइए। और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए दोस्तों, यहाँ पर भी आपको अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए हुए हैं। बात करते हैं हमारी क्लास का शेड्यूल्स क्या रहने वाला है। क्लास का शेड्यूल आप सभी को पता है। इससे पहले आप डाउनलोड कीजिए फिलर फॉर्म एप्लीकेशन, जो कि आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है दोस्तों, तो डाउनलोड कीजिए। ये बहुत ज़रूरी रहने वाला है। आप सभी को लग रहा है कि इसमें क्या ज़रूरी है, पर आपका जो मॉक टेस्ट रहने वाले हैं जो बहुत ही आपके लिए ज़रूरी रहते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपकी स्पीड, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आने वाला है, किस टाइप का यहाँ पर टेस्ट आपका वहाँ होने वाला है, ये सब आपको मॉक टेस्ट से पता चल जाएगा। तो आप मॉक टेस्ट यहाँ पर देते रहिए। क्यूजेज आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस आपको बराबर यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो आप डाउनलोड कीजिए फिलर फॉर्म एप्लीकेशन, ये मिलेगा प्ले स्टोर पे, आप जाइए वहाँ से डाउनलोड कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन इसका बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा। क्लासेस सभी को पता है किस टाइमिंग से आपके यहाँ पर क्लास होने वाली है, किस टाइमिंग पे जो क्लास नहीं होगा वो आपको बता दिया जाएगा। आपका जो नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा कि आज ये क्लास नहीं होगी। कई प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार यहाँ पर टीचर्स आपकी क्लास नहीं ले पाते हैं दोस्तों, सबका शेड्यूल्स होता है, कई यहाँ पर उलझ जाते हैं। उस हिसाब से आपकी क्लासेज यहाँ पर रहने वाली है, तो क्लास पर फोकस दीजिएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेज है। अगर आप यहाँ पर रियलिटी में अगर आप यहाँ तैयारी कर रहे हैं, अगर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर ज्वाइन कीजिए हमारे साथ और फिलर फॉर्म के साथ जुड़ जाइए। बहुत अच्छा यहाँ पर आपके लिए एक ऑफर है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगली वेंकैया को, जो पिंगली वेंकैया है, उनकी किस जयंती को मनाने के लिए तिरंगा उत्सव का आयोजन किया है। सांस्कृतिक मंत्रालय ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगली वेंकैया की किस जयंती को मनाने के लिए तिरंगा उत्सव का आयोजन किया है। द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज ऑर्गेनाइज द तिरंगा उत्सव टू सेलिब्रेट विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पिंगली वेंकैया द डिजाइनर ऑफ इंडियाज नेशनल फ्लैग। तो उनकी जयंती को मनाने के लिए जो तिरंगा उत्सव है उसका आयोजन किया था। कौन से उत्सव का यहाँ पर आयोजन इनके द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन है 141, ऑप्शन बी 142, ऑप्शन सी 146, ऑप्शन डी 149, ऑप्शन ई 147। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 146, 146। भारत सरकार ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगली वेंकैया को जो 146वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए एक विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिलीज अ स्पेशल कॉमेमोरेटिव postage stamp to mark the 146th birth anniversary of पिंगली वेंकैया द डिजाइन ऑफ इंडिया नेशनल फ्लैग। तो इनके यहाँ पर जन्मदिन 146वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए इन एक विशेष जो स्मारक डाक टिकट इनके द्वारा यहाँ पर जारी किया गया रास्ता भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, कौन सा देश अगस्त 2022 में बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक 2022 आयोजित करेगा, जिसमें भारत 16 अन्य देशों के साथ भाग लेगा, यानी कि टोटल यहाँ पर 17 देश होंगे। तो कौन सा देश अगस्त 2022 में बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक 2022 आयोजित करेगा। तो पिच ब्लैक 2022 यहाँ पर किस देश में होने वाला है। ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी यूनाइटेड स्टेट, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी यूनाइटेड अरब अमीरात, ऑप्शन ई ऑस्ट्रेलिया।
Which country will conduct the multinational air combat exercise Pitch Black 2022 in August 2022, in which India will participate along with 16 other nations? ऑप्शन है सिंगापुर, ऑप्शन बी यूनाइटेड स्टेट, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन जिसका राइट आंसर होगा वो है इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया। भारत उत्तरी क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले 17 देशों के बीच मेगा वायु युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक 2022 का हिस्सा होगा। इंडिया विल बी पार्ट ऑफ द मेगा एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2022 अमॉन्ग 17 नेशन टू बी हेल्ड इन नॉर्थर्न टेरिटरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेंजरस अर्थ वाइट बिकॉज हम ज्वालामुखी, तूफान, जलवायु परिवर्तन, भूकंप और बहुत कुछ के बारे में जानते हैं। पुस्तक के लेखक का नाम यहाँ पर आप बताइए। तो पुस्तक ये भी आपने कई एग्जाम में देखी होगी दोस्तों। पुस्तक हो ये भी आपसे पूछा जाता है कि किस राइटर के द्वारा यहाँ पर ये पुस्तक लिखी गई है। तो यहाँ पर ये भी आपको याद होना चाहिए। कई जो एग्ज़ाम होते हैं आरआरबी के यहाँ पर एग्ज़ाम होते हैं उनमें कई बार यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर पुस्तक से रिलेटेड। तो नेम द ऑथर ऑफ द बुक डेंजरस अर्थ व्हाट वी विश वी नाउ अबाउट वेल्कोनोज, हरिकन्स, क्लाइमेट चेंज, अर्थक्वेक्स एंड मोर। तो डेंजरस अर्थ वाइट विकास हम ज्वालामुखी, तूफान, जलवायु परिवर्तन, भूकंप और बहुत कुछ के बारे में जानते हैं। पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन है एलन प्रेगर, ऑप्शन बी हेलन स्केल, ऑप्शन सी माइकल बाउचर, ऑप्शन सी सिल्विया अर्ले, ऑप्शन ई लुइस वॉलेस। इसका राइट आंसर होगा एलन प्रेगर। समुद्री जीव विज्ञानी एलन प्रेगर ने डेंजरस अर्थ वाइट विकास हम ज्वालामुखी, तूफान, जलवायु परिवर्तन, भूकंप और बहुत कुछ के बारे में जानते हैं नामक एक पुस्तक लेकर आए हैं। Marine biologist Alan Prager has come out with a book titled Dangerous Earth, What We Wish We Know About Volcanoes, Hurricanes, Climate Change, Earthquakes and More. Next question is Lion of the Skies. Hardeep Singh Malik, The Royal Air Force and the First World War नामक पुस्तक के लेखक कौन है? Who is the author of the book titled Lion of the Skies? Is Hardeep Singh Malik, The Royal Air Force and the First World War. लॉयन ऑफ द स्काइज हरदीप सिंह मलिक, द रॉयल एयरफोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन है नील गैमन, ऑप्शन बी स्टीफन बार्कर, ऑप्शन सी रॉबिन शर्मा, ऑप्शन डी कैरोलिन इंग्लैंड, ऑप्शन ई एम फोस्टर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्टीफन बार्कर। लॉयन ऑफ द स्काइज हरदीप सिंह मलिक, द रॉयल एयर फोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नामक एक नई पुस्तक है एक भारत के पहले फाइटर पायलट के बारे में जिन्होंने भारतीय वायुसेना के जन्म के पहले विश्व युद्ध में भाग लिया था। इस किताब का लेखक स्टीफन बार्कर ने लिखा है। A new book titled Lion of Skies Hardeep Singh Malik, The Royal Air Force and the First World War. He all about an India's first fighter pilot who participated in the World War long before the Indian Air Force was born. The book has been written by author Stephen बार्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2022 के लिए सरकार द्वारा जीएसटी की कितनी राशि यहाँ पर एकत्रित की गई है? हाउ मच अमाउंट ऑफ जीएसटी हैज बीन कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर जुलाई 2021। तो जीएसटी की यहाँ पर जो राशि इकट्ठी की गई है, एकत्रित की गई है जो सरकार के द्वारा, तो कितनी की गई है? ऑप्शन है 1.40, ऑप्शन बी 1,40,986 करोड़, ऑप्शन बी 1,40,885 या ऑप्शन सी 1,42,095, ऑप्शन डी 1,67,540 या ऑप्शन ई 1,48,995 करोड़। तो यहाँ पर जुलाई 2022 के लिए सरकार द्वारा जीएसटी की कितनी राशि एकत्रित की गई है? इसका राइट आंसर है 1,48। आर्थिक सुधार और कर चोरी को रोकने के लिए उठाए गए कदमों से जीएसटी संग्रह जुलाई में 28% बढ़ाकर 1.49 लाख करोड़ रुपए के दूसरे उच्चतम स्तर को छुआ गया। जीएसटी कलेक्शन हैज risen 28% to touch the second highest level of 1.49 lakh crore in July on the back of economic recovery and the step taken to curb tax evasion.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना अपने 4 शेष स्क्वाड्रनों में से एक MiG-21 लड़ाकू जेट को 2022 सितंबर तक सेवानिवृत्त कर देगी और अन्य तीन को कब तक यहाँ पर चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो बचे हुए 3 हैं उनको किस साल तक यहाँ पर समाप्त कर दिया जाएगा, यानी कि रिटायर कर दिया जाएगा। तो भारतीय वायुसेना अपने 4 से स्क्वाड्रोनों में से एक MiG-21 लड़ाकू जेट को 2022 में यहाँ पर रिटायर कर रही है। The Indian Air Force will retire one of its 4 remaining squadrons MiG-21 fighter jets by 2022 September and other 3 scheduled to be phased out by which year? ऑप्शन है 2021, ऑप्शन बी 2022, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 24, ऑप्शन ई 2025। इसका राइट आंसर होगा 2025। भारतीय वायुसेना अपने 4 शेष स्क्वाड्रोनों में से एक MiG-21 लड़ाकू जेट को 2022 सितंबर तक और अन्य 3 को 2025 तक चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर देगी। द इंडियन एयर फोर्स विल रिटायर वन ऑफ इट्स 4 रिमेनिंग स्क्वाड्रॉन्स MiG-21 फाइटर जेट बाई 22 September and other 3 scheduled to be phased out by 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युद्धपोत ने जुलाई 2022 में उत्तरी अटलांटिक महासागर में फ्रांसीसी युद्धपोतों के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया। तो किस युद्धपोत ने जुलाई 2022 में उत्तरी अटलांटिक महासागर फ्रांसीसी युद्धपोतों के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया? Which of the following warship conducted a maritime partnership exercise with French warship in the North Atlantic Ocean in July 2022? Option INS Sevilic, option B INS Kanderi, option C INS Tarkas, option D INS Steg, option E INS Brahmaputra। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। भारतीय स्टील्थ फ्रिगेट INS तारकस ने पिछले हफ्ते उत्तरी अटलांटिक महासागर में फ्रांसीसी युद्धपोतों के साथ एक समुद्री साझेदारी अभ्यास किया। इंडियन स्टील्थ फ्रिगेट INS तारकस conducted a maritime partnership exercise with French warship in the North Atlantic Ocean last week। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दूरसंचार प्रदाता ने अगस्त 2022 में दूरसंचार विभाग द्वारा आयोजित नीलामी में 700 मेगाहर्ट्ज, 800, 1800, 3300 मेगाहर्ट्ज और 2600 गीगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम हासिल किया है? तो किस दूरसंचार प्रदाता ने अगस्त 2022 में दूरसंचार विभाग द्वारा आयोजित की गई नीलामी में 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज और 300 मेगाहर्ट्ज, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम हासिल किया है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग टेलीकॉम प्रोवाइडर एक्वायर्ड द स्पेक्ट्रम इन द 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 18 megahertz and 33 megahertz, 3300 megahertz and 26 gigahertz band in the acquisitions conducted by the Department of Telecommunication in August 2022? Option A BSNL, option B Airtel, option C VI, option D Jio, option E Aircel। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है Jio। भारत के सबसे बड़े डिजिटल सेवा प्रदाता जियो ने आज दूरसंचार विभाग भारत सरकार द्वारा आयोजित नीलामी में 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 1800, 3300 और 26 गीगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम हासिल किया है। जियो इंडियाज लार्जेस्ट डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर टुडे एक्वायर्ड स्पेक्ट्रम इन द 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 1800 megahertz and 33 megahertz, 100 megahertz and 26 gigahertz band in the acquisitions conducted by the Department of Telecommunication, Government of India। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एसवीएस सहकारी बैंक ने अगस्त 2022 में MSME को ऋण के प्रवाह में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता किया है? The SVC Cooperative Banks has entered into an agreement with which of the following to improve the flow of credit to the MSMEs August 2022? ऑप्शन ए RBI, ऑप्शन बी SEBI, ऑप्शन सी नाबार्ड, ऑप्शन डी SIDBI, ऑप्शन ई IRDAI। तो RBI आप सभी को पता, RBI का जो यहाँ पर मुख्यालय कहाँ पर है? RBI का मुख्यालय मुंबई में। नहीं पता हो तो प्लीज़ आप नोट कर लीजिएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए इन सब के मुख्यालय कहाँ पर है, इनके अध्यक्ष कौन है।
और स्थापना कब हुई थी इनकी? तो आरबीआई का वैसे आपको पता होना चाहिए कि गवर्नर कौन है। आरबीआई के गवर्नर का आप नाम नोट कर लीजिए, शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर है। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो थी 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। तो गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास आरबीआई के यहाँ पर गवर्नर है, ये आप नोट कर लीजिए, पूछा जाता है। सेबी मैं बात करूँ अगर सेबी की फुल फॉर्म सबसे पहले आप नोट कीजिए, कई बार इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एस यहाँ पर हो जाएगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की फुल फॉर्म है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, यहाँ पर इसका हिंदी में इसका फुल फॉर्म है। तो ये आप नोट कर लीजिए, ये भी आपसे कई बार यहाँ पर पूछा गया, कई एग्जाम में यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो ये एक प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। मुख्यालय कहाँ पर इसका? मुख्यालय इसका मुंबई में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये आप याद रखिए, अजय त्यागी। सेबी के अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी। ये आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, ये ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर कई बार आपसे पूछा गया, कई एग्जाम में देखा गया ये क्वेश्चन। अब बात करते हैं नाबार्ड। नाबार्ड की फुल फॉर्म ये सबसे पहले आप नोट कीजिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यहाँ पर नाबार्ड की फुल फॉर्म है। स्थापना कब हुई थी इसकी? स्थापना हुई थी 1982 में। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई। मुख्यालय मुंबई में है। और इसके जो यहाँ पर प्रबंध निदेशक कौन है? तो वह है गोविंदा राजुली चिंतला। दोबारा बोल रहा हूँ, गोविंदा राजुलू चिंतला यहाँ पर इसके प्रबंध निदेशक हैं। तो स्थापना 1982 मुंबई, यहाँ पर इसका मुख्यालय। गोविंदा राजुलू चिंतला इसका यहाँ पर प्रबंध निदेशक है, यहाँ पर इनके नाबार्ड के। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सिडबी। सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, यहाँ पर भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी नोट करते रहिएगा दोस्तों। यहाँ पर स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया मुख्यालय इसका यहाँ पर लखनऊ में, यहाँ पर मुंबई में नहीं है इसका, इसका है लखनऊ में, यहाँ पर इसका मुख्यालय है। और 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। कंफ्यूज ना होइएगा दोस्तों, कंफ्यूज हो जाते हैं ज़्यादातर, सभी की स्थापना यहाँ पर सेम है। तो यहाँ पर इसकी स्थापना थी 1990 में। और इसके यहाँ पर जो संस्थापक कार्यपालक है वो है एस रमन्ना। एस रमन्ना इसके यहाँ पर कार्यपालक है। ये एक वित्तीय संस्था होती है, यानी कि आप समझ गए होंगे, ये सिडबी तो बैंक है। तो एक वित्तीय संस्था है जो कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की वृद्धि एवं विकास के लक्ष्य से स्थापित किया गया है। अब बचता हमारा IRDAI, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। दोबारा बोल रहा हूँ, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। आप यहाँ पर इसका नोट कर लीजिएगा। इसका यहाँ मुख्यालय हैदराबाद में है। मुख्यालय कहाँ पर? इसका हैदराबाद। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो थी 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये सब आपको याद होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर था डी, जो कि SVS सहकारी बैंक ने MSME को ऋण के प्रवाह में सुधार के लिए भारत में लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के साथ एक यहाँ पर समझौता किया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय जी किशन रेड्डी ने कहाँ से तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया है? तो केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय जी किशन रेड्डी ने कहाँ से यहाँ पर स्टार्ट तिरंगा जो बाइक रैली है उसका आयोजन किया है? यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री जी किशन रेड्डी ऑर्गेनाइज तिरंगा बाइक रैली फ्रॉम। ऑप्शन है ताजमहल, ऑप्शन बी लाल किला, ऑप्शन सी इंडिया गेट, ऑप्शन डी गेटवे ऑफ इंडिया, ऑप्शन ई कुतुब मीनार। राइट आंसर लाल किला। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से संसद सदस्यों द्वारा हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू फ्लैग ऑफ है हर घर तिरंगा बाइक रैली बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द हिस्टोरिक रेड फोर्ट इन दिल्ली। अब आज का क्वेश्चन क्या है आपका दोस्तों? यहाँ पर चौथे ONGC पैरा गेम 2022 का उद्घाटन किसने किया?
हु हैज़ बीन इनॉग्रेटेड 4th ONGC पैरा गेम 2022? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन डी राजनाथ सिंह, ऑप्शन ई योगी आदित्यनाथ। इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिलर फॉर्म जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ डाउनलोड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।